आप सभी को नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह आपका अपने चैनल विद्यारंभ में पुनः स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस बिहेव करेगी तो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, या ट्रांसमिशन लाइन में क्या चेंज किया जाए कि ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर लॉसलेस हो जाए। अगर सिंपल इंडिकेशन है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस है, इसका मतलब जो इम्पिडेंस में रेजिस्टेंस पार्ट है वो जीरो होगा, या एडमिटेंस में जो कंडक्टेंस पार्ट है क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस जीरो है तो उसमें इसकी वजह से क्या चेंज आएगा कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो कि रूट जेड इंटू वाई है वो क्या हो जाएगा। इसको देखें, जेड अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो जेड की वैल्यू हो जाएगी जे ओमेगा एल, और अगर कंडक्टेंस में जी जीरो है तो वाई की वैल्यू हो जाएगी जे ओमेगा सी। जी प्लस जे बी होता है, जी प्लस वाई क्या होता है, जी प्लस जे बी। बी ससेप्टेंस है, नॉर्मली इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द रिएक्टेंस। यहाँ रिएक्टेंस जो होगा वाई में वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, तो ये जे ओमेगा सी हो जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो जे ओमेगा एल इंटू जे ओमेगा सी, दैट विल गिव यू द जे ओमेगा रूट एल सी। तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट की ये वैल्यू हो जाएगी, और ये वैल्यू क्या है, इमेजनरी वैल्यू है, प्योर इमेजनरी पार्ट है ये। इसका मतलब है जो अभी तक गामा की वैल्यू हम मानते हैं अल्फ़ा प्लस जे बीटा, तो इसमें बीटा की वैल्यू क्या आ गई है, दैट अल्फ़ा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसमें रियल पार्ट जीरो है इसलिए अल्फ़ा जीरो होगा। ये एटेन्यूएशन कांस्टेंट है, ये जीरो होगा। फेज कांस्टेंट बीटा की वैल्यू जो होगी ओमेगा रूट एल सी होगी। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की वैल्यू देखें तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड सी को हम कैलकुलेट करते हैं जेड अपॉन वाई से। तो अगर इसको हम जेड देखें जे ओमेगा एल अपॉन जे ओमेगा सी, तो ये दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आएगा वो एल बाई सी आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस विल बी एल बाई सी। अब देखिए, ये रजिस्टिव पार्ट है, प्योर रियल पार्ट है। ये एक नोट करने वाली चीज़ है कि ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट प्योर इमेजनरी हो जाता है लॉसलेस लाइन के केस में, और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस प्योर रियल पार्ट हो जाता है लॉसलेस लाइन के केस में। अब देखिए, हमने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में अगर रिफ्लेक्टेड वेव, देखिए हमने वोल्टेज जो फाइंड आउट किया था लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में वी एक्स, फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, वी एक्स वॉज वी आर माइनस आई आर इंटू जेड सी अपॉन टू ई टू द पावर गामा एक्स, प्लस इट वॉज वी आर माइनस आई आर इंटू जेड सी अपॉन टू ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। तो ये वी एक्स की वैल्यू थी। वी एक्स क्या था, जहाँ पर एक्स जीरो से लेकर के एक्स एल तक चेंज हो रहा था, और एक्स जीरो था रिसीविंग इन वोल्टेज और एक्स एल क्या है, सेंडिंग इन पार्ट था। तो अब यहाँ पर अगर हम ये जो पोर्शन, इस वोल्टेज में ये जो पोर्शन था ये इंसिडेंट वेव की तरीके से बिहेव कर रहा था। इसका मतलब ये है कि ये जो पोर्शन है, ये जो वोल्टेज है वो इधर से इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर से इधर, यानी इंसिडेंट हो रहा है रिसीविंग इन पर, लोड पर। और ये जो पोर्शन था ये रिफ्लेक्टेड वेव की तरीके से बिहेव कर रहा था, रिफ्लेक्टेड वेव, जिसका हमने डिटेल डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में, यानी ये वेव इधर से इधर चल रही है। तो रिफ्लेक्टेड वेव जीरो हो जाएगी अगर, जिसमें से अब ये पार्ट तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, गामा की वैल्यू जीरो हम कर नहीं सकते सारी वैल्यू, तो यानी अगर ये पार्ट अगर जीरो हो जाए वी आर माइनस आई आर इंटू जेड सी, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जो कि लोड से रिफ्लेक्ट होकर के सोर्स की तरफ जा रही है। सो वी आर माइनस आई आर जेड सी विल बी जीरो व्हेन द रेशियो ऑफ वी आर बाई आई आर, द रेशियो ऑफ वी आर बाई आई आर विल बी इक्वल टू जेड सी। और रेशियो वी आर और आई आर का, यानी रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट, जो रिसीविंग इन का मतलब लोड के क्रॉस का वोल्टेज और लोड के क्रॉस की करंट का रेशियो, उसको क्या कहेंगे हम, लोड इम्पीडेंस।
तो अगर लोड इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के इक्वल हो जाए, जो ट्रांसमिशन लाइन पर लोड लगा हुआ है वो अगर कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के इक्वल हो जाएगा तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तब केवल इंसिडेंट वेव होगी। तो ये ZC क्या बन जाएगा आपका, इसी इम्पीडेंस को जिस केस में आपको रिफ्लेक्टेड वेव जीरो मिल रही है, यानी लोड इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के इक्वल हो जाता है, उसको हम कहते हैं सर्ज इम्पीडेंस, सर्ज इम्पीडेंस। अब सर्ज इम्पीडेंस ZC, अब लॉस लाइन के केस में अगर लॉसलेस लाइन है, लाइन भी आपकी लॉसलेस है, रिफ्लेक्टेड वेव जीरो हो ही रही है, लाइन में भी कोई लॉस नहीं हो, तो जो सर्ज इम्पीडेंस है, सर्ज इम्पीडेंस है, उसकी वैल्यू यानी ZC की वैल्यू इन केस ऑफ ए लॉसलेस लाइन, अभी हमने आपको कैलकुलेट किया, दैट विल बी L/C। L/C हो जाएगी सर्ज इम्पीडेंस की वैल्यू लॉसलेस लाइन की केस में, यानी आपकी लाइन भी लॉसलेस हो गई और जो रिफ्लेक्शन है, जो जिसकी वजह से वोल्टेज रिड्यूस होता जाता है, तो वो भी पार्ट जीरो हो गया। तो ये सर्ज इम्पीडेंस की वैल्यू हो जाती है L/C। अगर हम सर्ज इम्पीडेंस लगा देते हैं लोड पर, तो इसको हम कहते हैं सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। तो अगर सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग है तो और लॉसलेस लाइन भी है, तो उसमें ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर में क्या चेंज आएगा उसको समझते हैं। अब देखिए, अगर रिफ्लेक्टेड वेव जीरो हो गई तो जो वेव प्रेजेंट है वो क्या है, केवल इंसिडेंट वेव प्रेजेंट है। तो इंसिडेंट वेव जो ट्रांसमिशन लाइन, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में इंसिडेंट वेव ट्रेवल कर रही है, तो इंसिडेंट वेव में कोई भी लॉस नहीं होगा, इस टाइप से वोल्टेज मूव करेगा लाइन में। तो एक डिस्टेंस ऐसे ही आएगी जहाँ से इस वोल्टेज का रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से ये आपकी पॉजिटिव वेव, फिर ये नेगेटिव वेव, इस टाइप से, और फिर यहाँ के बाद क्या होगा, फिर से यही वैल्यू रिपीट होने लगेगी। तो इस लेंथ को हम कहते हैं वेव लेंथ। तो हम ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पर ये वेव वोल्टेज या करंट की वेव की वैल्यू फिर से रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन के केस में। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा मानेंगे कि जो ये वोल्टेज या करंट की वेव है, ये इसकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के इक्वल है। तो इसको बेस मान करके हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ABCD पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के केस में। तो यहाँ पर हमने ABCD पैरामीटर्स लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में लिख दिया है कि इन केस ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन वी हैव कैलकुलेटेड A = D एंड दैट इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक गामा x and B is ZC sin हाइपरबोलिक गामा x and C is 1/ZC sin हाइपरबोलिक गामा x। बेसिकली इसमें साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक का यूज़ हो रहा है, तो इसी को हम पहले सेपरेट वे में कैलकुलेट करते हैं कि अगर कॉस हाइपरबोलिक गामा x है तो लॉसलेस लाइन के केस में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम अब, क्योंकि गामा की वैल्यू आप जानते हैं कि लॉसलेस लाइन के केस में अल्फ़ा जीरो हो गया था, केवल गामा प्रेजेंट था, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक जे बीटा एक्स में। गामा केवल इमेजनरी पार्ट रह गया है, अल्फ़ा भी हमने देखा था, गामा जो था अल्फ़ा प्लस जे बीटा, अल्फ़ा जीरो हो गया था, तो बीटा की वैल्यू थी, तो ये कॉस हाइपरबोलिक बीटा एक्स हो गया। और कॉस हाइपरबोलिक बीटा एक्स को हम लिख सकते हैं e⁻ बीटा एक्स प्लस जे बीटा एक्स, यहाँ पर होगा -j बीटा एक्स बाई 2। तो इसको हम, अगर j बीटा एक्स है इमेजनरी, इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस बीटा एक्स प्लस j साइन बीटा एक्स, और इसको लिख सकते हैं हम प्लस कॉस बीटा एक्स और माइनस j साइन बीटा एक्स। इसको यूलर से फॉर्मूले से ओपन कर दिया हमने, तो यहाँ साइन से साइन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, j साइन बीटा एक्स माइनस j साइन, तो यहाँ 2 कॉस बीटा एक्स हो जाएगा 2/2, तो यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस बीटा एक्स में। हाइपरबोलिक यहाँ से हट गया कॉस बीटा एक्स। उसी तरीके से साइन को अगर हम कैलकुलेट करें, साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स, साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स, तो गामा हट जाएगा, तो इस साइन हाइपरबोलिक जे बीटा एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं e⁻j बीटा एक्स माइनस e⁻
माइनस जे बीटा एक्स बाई 2। तो यहाँ पर इसको अगर हम रखेंगे तो कॉस बीटा एक्स प्लस जे साइन बीटा एक्स, ये माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस कॉस बीटा एक्स, ये प्लस हो जाएगा जे साइन बीटा एक्स डिवाइड बाई 2। तो अब की बार कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों प्लस हैं तो आ जाएगा जे साइन बीटा एक्स, यानी कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स कन्वर्ट हो जाएगा कॉस बीटा एक्स में, और साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स कन्वर्ट हो जाएगा जे साइन बीटा एक्स इन केस ऑफ है लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ए इक्वल डी, ये हो जाएगा कॉस बीटा एक्स, और बी जो है जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जेड सी, इसका मतलब है रूट एल बाई सी, और साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स का मतलब है ये जे पहले लगा देते हैं साइन बीटा एक्स। इस तरीके से सी जो कन्वर्ट हो जाएगा, सी की वैल्यू हो जाएगी 1/जेड है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं जे साइन बीटा एक्स अपॉन रूट एल बाई सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और डी डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट जो है मैट्रिक्स में, ये डायगोनल एलिमेंट जो है प्योर रियल है, और बी और सी ये डायगोनल एलिमेंट इमेजनरी है। ए और डी रियल हो जाते हैं और बी और सी क्या हो जाते हैं, इमेजनरी हो जाते हैं। तो ये हमने लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की केस में ए बी सी डी पैरामीटर्स काउंट कर लिए हैं, और उसके बेसिस पे हम एनालिसिस कर सकते हैं। और आप समझते हैं कि वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के केस में। तो बेसिकली वेवलेंथ क्या होती है, जब कोई भी वेव फॉर्म जो है अपने रिपीटिशन जहाँ से स्टार्ट कर देती है, एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है, तो इस लेंथ को कहते हैं हम वेवलेंथ। तो इसको हम लेमडा कहेंगे, ये हो जाएगी वेवलेंथ। तो इस वेवलेंथ को निकालने का मतलब है कि वेव फॉर्म ने अपना क्या कर लिया, 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया, यानी 2 पाई रेडियन अपना कंप्लीट कर लिया है, या 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया है। तो जो Vx की अगर हम इक्वेशन देखें तो Vx की वैल्यू हो जाएगी A इंटू वी आर, अगर पैरामीटर्स कांस्टेंट के टर्म में देखें, BCD कांस्टेंट के टर्म में देखें तो A इंटू वी आर प्लस B इंटू आई आर, ये वैल्यू होती है Vs इंटू आई एस, सॉरी Vs आई एस ABCD वी आर आई आर, ये क्वेश्चन रहती है। तो यहाँ से Vs की वैल्यू क्या हो जाएगी, A इंटू वी आर बी इंटू आई आर। या फिर करंट की अगर हम देखें, करंट की वैल्यू हो जाएगी C इंटू वी आर प्लस डी इंटू आई आर, ये करंट की इक्वेशन हो जाएगी। तो इसमें अगर हम लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के जो पैरामीटर्स अभी हमने फाइंड आउट किए थे ABCD, तो उसको अगर हम पुट कर दें तो A की वैल्यू कॉस बीटा एक्स है, वी आर प्लस बीटा की वैल्यू बी की वैल्यू थी जे साइन जेड सी भी था इसमें, तो जे जेड सी साइन बीटा एक्स आई आर, ये वैल्यू थी। इस तरीके से करंट में भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जेड सी को हमने अभी निकाला था लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के केस में, जेड सी सर्ज इम्पिडेंस जेड एल के इक्वल होता है, जेड सी क्या हो जाता है, जेड एल के इक्वल होता है, और जेड एल क्या होता है, वी आर बाई आई आर जेड सी। तो यहाँ हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जेड सी को रिप्लेस कर सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस बीटा एक्स इंटू वी आर प्लस जे, जेड सी को रिप्लेस करते हैं वी आर बाई आई आर से लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के केस में। तो आई आर से आई आर कैंसिल आउट हो जाएगा, वी आर कॉमन ले सकते हैं हम, अगर हम वी आर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा कॉस बीटा एक्स प्लस जे साइन बीटा एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं वी आर ई की पावर जे बीटा एक्स, वी एक्स की वैल्यू। तो वी एक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वी एक्स का मैग्नीट्यूड, एक्स क्या है, ये डिस्टेंस वेरिएबल है या लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, और ये हमेशा इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। ये तो एक फेज़ डिफरेंस हो गया, ये फेज़ चेंज होता रहेगा बीटा से, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, वो कांस्टेंट है। तो वी
लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के केस में, जिसमें कि इम्पिडेंस जो है वो सर्ज इम्पिडेंस है और उसके केस में वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आता, वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट बना रहता है सेंडिंग इनटू रिसीविंग इट। और तो इस तरीके से ये Vx जो है ये कांस्टेंट, इसका VR मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बना रहता है। इसकी RMS वैल्यू हम देखें तो ये कांस्टेंट बनी रहती है, सेंडिंग इंड से लेकर के रिसीविंग इंड तक ये वैल्यू VR कांस्टेंट बनी रहती है। तो अगर अगर इसका मैग्नीट्यूड RMS वैल्यू कांस्टेंट बनी रहती है तो ये जो वैल्यू इसकी रिपीटेड होती है, अगर हम इसकी वेवफॉर्म के वे में देखें तो ये वैल्यू कहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, वही इसकी वेवलेंथ बनेगी। तो वेवलेंथ के लिए यानी ये जो बीटा x है, इसकी वैल्यू जब 2 पाई हो जाएगी, 2 पाई यानी ये वेव ट्रेवल कर लेगी, 2 पाई एंगल जब ये ट्रेवल कर लेगी उस समय से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी बीटा x की वैल्यू जब 2 पाई हो जाएगी तो वहाँ से वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू जिस डिस्टेंस पर वेव फॉर्म अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर लेगी, दैट विल बी 2 पाई अपॉन बीटा। तो x की वैल्यू 2 पाई अपॉन बीटा हो जाएगी। और हमने अभी कैलकुलेट किया था कि बीटा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल सी होती है। तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, जनरल फार्मूला है, इसको यहाँ पर रख दें। तो x की वैल्यू, x जो होगा वो आ जाएगा 2 पाई अपॉन एफ रूट एल सी। तो अब देखिए यहाँ पर जब x ले लिया हमने, मान लिया कि बीटा x की वैल्यू 2 पाई हो गई, बीटा x की वैल्यू 2 पाई हो गया, तो यानी ये डिस्टेंस वेवलेंथ के इक्वल हो गई। तो इसको हम लेमडा लिख सकते हैं, वेवलेंथ लिख सकते हैं। इस लाइन में वोल्टेज वेव की या करंट वेव की ये वेवलेंथ हो जाएगी। तो ये 2 पाई यहाँ से हट जाएगा, तो 1/1 अपॉन एफ रूट एल सी हो जाएगा। अब देखिए जो v रूट एल सी होती है, इसको बोलते हैं एल सी इज़ द स्पीड ऑफ वोल्टेज वेव इन ट्रांसमिशन लाइन, प्रोपोगेशन वैल्यू बोलते हैं इसको। और ये हम मान सकते हैं कि दिस इज नियर अबाउट इक्वल टू 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट के पावर 8 अपॉन 50 एंड दैट विल बी इक्वल टू द 6000 किलोमीटर। इसका मतलब होता है कि 6000 किलोमीटर के बाद अगर हम आइडियल बिहेवियर लें तो 6000 किलोमीटर के बाद ये जो वेव फॉर्म है, ये वोल्टेज या करंट की वेव फॉर्म अपनी वैल्यू को फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर देती हैं। और ट्रांसमिशन लाइन की वैल्यू की लेंथ इससे बहुत कम होती है, वो 1000 किलोमीटर हो सकती है, 500 किलोमीटर होती है, मैक्सिमम 1100 या 1200 किलोमीटर की